सबसे पहली खबर देहरादून से, जहां पर राज्य आंदोलनकारियों के आश्रितों को आरक्षण वाले विधेयक को मंजूरी मिल गई है। 10% आरक्षण विधेयक को राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है। पिछले 5 महीने से राजभवन में विधेयक लंबित था। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने विधेयक को मंजूरी देने के लिए राज्यपाल का आभार जताया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार राज्य आंदोलनकारियों के संघर्ष और बलिदान को कभी भूल नहीं सकती। राज्य आंदोलनकारी हमारे लिए सदैव सम्माननीय रहे हैं। हमारी सरकार उनकी सुविधाओं को शीर्ष प्राथमिकता देती है। उत्तराखंड राज्य निर्माण में राज्य आंदोलनकारियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसलिए उनके जो अधिकार हैं, उनके अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए 10% का क्षैतिज आरक्षण उनको प्राप्त हो और उसको सुनिश्चित करने के लिए विधानसभा में विधेयक लाया गया है और विधेयक लाकर उसको पारित किया गया। 7 फरवरी 2024 को माननीय राज्यपाल महोदय की स्वीकृति के लिए उसको भेजा गया था। महामहिम राज्यपाल महोदय के द्वारा उस विधेयक को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। अब कानूनी रूप से ये विधेयक बनकर पूरी तरह से लागू हो जाएगा। और जो हमने पहले ही कहा था कि उत्तराखंड आंदोलनकारियों के हक सुरक्षित रहने चाहिए, उनको आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए, राज्य निर्माण में उनकी भूमिका है। निश्चित रूप से हमने जो सरकार कहती है वो करती है। हम शुरू से ही कहते आए हैं कि राज्य आंदोलनकारी हमारे लिए प्राथमिकता में है, महिलाएं हमारी प्राथमिकता में। हमने वो भी आरक्षण किया था और यह भी आरक्षण कर दिया है। मैं सभी आंदोलनकारियों को, उनके आश्रितों को अब विधेयक पारित होने पर सबको मैं बधाई देता हूं। राज्य आंदोलनकारियों को 10% क्षैतिज आरक्षण देने पर संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने राज्यपाल के साथ ही सीएम धामी का भी आभार जताया है। उत्तराखंड के आंदोलनकारियों के क्षैतिज आरक्षण के विधेयक को अपने प्रदेश के माननीय राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी के द्वारा मंजूरी प्रदान कर दी गई है। उसके लिए मैं उनका बहुत आभार व्यक्त कर रहा हूं। और जिस प्रकार से अपनी माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में बनी सरकार के द्वारा यहाँ विधानसभा से इसको पारित किया गया। बहुत पहले से हमारे आंदोलनकारी भाई बहनों की ये मांग थी। निश्चित रूप से धामी सरकार ने इसको पूरा किया। इसके लिए मैं माननीय धामी जी का भी धन्यवाद कर रहा हूं। राज्य आंदोलनकारियों को 10% क्षैतिज आरक्षण पर राज्यपाल की मुहर के बाद आंदोलनकारियों ने सीएम पुष्कर धामी और राज्यपाल का शुक्रिया अदा किया है। राज्य आंदोलनकारी लंबे समय से ये मांग कर रहे थे, जो कि अब पूरी हो गई है। इसके बाद राज्य आंदोलनकारी बेहद खुश हैं। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी जिंदा। एक मिनट। उनका आभार प्रकट करते हैं और साथ में माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का, जिन्होंने आंदोलनकारियों का जो एक बहुत लंबे समय से संघर्ष चल रहा था उसका वादा पूरा किया। चलिए, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए सुनील और प्रभात हमारे साथ देहरादून से लाइव जुड़ चुके हैं। सुनील, अब काफी आभार व्यक्त किया जा रहा है राज्यपाल का, इसे लेकर कि अब 10% आरक्षण आंदोलनकारियों के आश्रितों को मिल पाएगा। बिल्कुल सीनम, और राज्य आंदोलनकारी पिछले 11 सालों से लगातार इस बात की मांग कर रहे थे कि उनको 10% क्षैतिज आरक्षण दिया जाए। इसको लेकर एक बार राजभवन में भी ये विधेयक गया 2022 के से पहले, लेकिन कुछ आपत्तियों के साथ इसको लौटा दिया गया था। 2022 में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस विधेयक को राजभवन से वापस मंगाया। इसको फिर सितंबर 2023 में विधानसभा के पटल पर रखा गया, लेकिन तब सत्ता पक्ष और विपक्ष के ही कुछ विधायकों ने इसमें बहुत सारी खामियां बताते हुए
हुए, जिसमें विधायक विनोद चमोली शामिल थे, विधायक मुन्ना सिंह चौहान शामिल थे, तो विपक्ष से उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने इस पर सवाल उठाए थे। लिहाजा इस विधेयक को तब 2023 में परवर समिति को भेज दिया गया था विधानसभा की। इसके बाद फरवरी 2024 में ये विधेयक राजभवन पहुंचा था और तब से लगातार पिछले 6 महीनों से ये राजभवन में लंबित था। इधर राज्य आंदोलनकारी लगातार इस बात की मांग कर रहे थे कि जो विधेयक राजभवन गया है उसको जल्द से जल्द वापस लाया जाए, उसको जल्द से जल्द स्वीकृति दिलाई जाए। और इसको लेकर मैं अभी यहाँ शहीद स्थल पर हूँ और यहाँ पे राज्य आंदोलनकारी लगातार यहाँ पर धरना भी दे रहे थे। हमारे साथ राज्य आंदोलनकारी यहाँ पर मौजूद हैं। कितनी बड़ी अचीवमेंट है, कितना खुशी का पल है आप लोगों के लिए ये जो राजभवन से विधेयक पास हुआ? देखिए, निश्चित रूप में आज ये जो हम लगातार सभी से जो कल्पना कर रहे थे कि आज आप मातृशक्ति को ये रक्षाबंधन का आप मुझे उन्हें उपहार दे दीजिए, जिस मातृशक्ति के बलिदान, त्याग, बलिदान पे, शहादत पे ये राज्य की परिकल्पना पूरी हुई है। और निश्चित रूप में आप समझ सकते हैं कि 11 साल की तपस्या कितनी लंबी होती है। 13 अगस्त 2010 को जो सभी राज्य आंदोलनकारियों के लिए जो 10% क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था थी, वो 26 अगस्त 2013 से उसमें स्थगन था और 10 और 13 में जितना लाभ उठा सके। लेकिन उसके बाद जो है अब आप लगा सकते हैं कि आज 24 आ गया है। कई लोगों के इसमें जो है अपॉइंटमेंट थे, कई लोग उम्र दराज हो गए, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री धामी जी ने हमारे उस पहल को, हमारे उस संघर्ष को समझा। आप उसकी पीड़ा ये लगा सकते हैं कि बुजुर्गवार अभी भी मेरे साथ जो खुशबीर परमार जी हैं, जो बौखनाक के भूमि से आए हुए हैं, वो उनके वजीर के प्रतिरूप में मेरे यहाँ पे हैं और खुशी है। मैं इसीलिए उनको मिष्ठान खिलाने के लिए यहाँ स्पेशल आया हूँ। शहीदों को मैंने पहले पत्र लगाया और मैं ये समझ सकते हैं भोग लगाने के बाद कि आप अंदर से उसको खोल करके, मेरी माननीय मुख्यमंत्री से बात हुई कि हम बचपन से 55 पे आ गए। देखिए सीनम, राज्य आंदोलनकारियों में कितनी खुशी की लहर है कि अभी सुबह 7:30 बजे का समय हो रहा है। आप ये देखिए यहाँ पर लड्डू आए हैं जिनको अभी शहीद स्थल पर सबसे पहले अर्पित किया गया। तो इतना बड़ा उमंग और उत्साह राज्य आंदोलनकारियों में है कि उनके करीब 11,000 के आसपास आंदोलनकारी हैं जो इससे सीधे लाभान्वित होंगे, उनके आश्रित लाभान्वित होंगे। उनको सरकारी नौकरी में 10% क्षैतिज आरक्षण मिलेगा। कल जब ये सूचना आई कि जो विधेयक था जिसकी आप लोग लंबे समय से डिमांड कर रहे थे उसको मंजूरी मिल गई है, कैसा महसूस हुआ? धन्यवाद महोदय। मैं 10% क्षैतिज आरक्षण को बहाल करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय राज्यपाल महोदय, वो हमारे सभी संघर्ष साथियों को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और 2013 के पश्चात आज 2024 में हमारी यह बहुप्रतीक्षित मांग पूरी हुई है और पूरे राज्य आंदोलनकारियों में हर्षोल्लास है। इस शहीद स्मारक में हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे मुख्यमंत्री जी और सभी मंत्री जी यहाँ पर यह कहते हैं कि हम राज्य आंदोलनकारियों के सपनों का राज्य बनाएंगे। तो उसी क्रम में और यह कार्य आपने किया है। मैं पुनः शासन, प्रशासन और माननीय मुख्यमंत्री जी सहित सभी संघर्ष साथियों को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। सीनम, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य आंदोलनकारियों से यह वायदा किया था कि हम आपको 10% क्षैतिज आरक्षण देंगे। सरकार ने अपना वो वायदा पूरा किया। इसके साथ साथ एक बड़ी बात और है कि 2004 में जब एनडी तिवारी सरकार ने राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी नौकरी में 10% क्षैतिज आरक्षण का शासनादेश किया था, लेकिन ये कुछ टेक्निकल खामियों के चलते 2013 में इसको कोर्ट में चैलेंज कर लिया गया था। इस आरक्षण के बल पर तब 1700 के आसपास जो राज्य आंदोलनकारी थे वो सरकारी नौकरी लगे थे। जब हाईकोर्ट ने इसको स्टे कर दिया, हाईकोर्ट ने इसको इनवैलिड घोषित कर दिया, तो उसके बाद इन 1700 जो सरकारी नौकरियों में लगे थे, इनकी नौकरी पर भी खतरा मंडरा रहा था। जो आरक्षण विधेयक जो पास हुआ है, इसके बाद वो नौकरियां तो सेफ रहेंगी ही, उनका भविष्य तो सुरक्षित हुआ ही। इसके अलावा राज्य भर में जितने आंदोलनकारी है, जैसे मैंने कहा कि करीब 11,000 के आसपास इनकी संख्या है, राज्य आंदोलनकारियों के साथ साथ उनके जो आश्रित हैं, उनके भविष्य के लिए भी अभी एक अच्छी बात हो गई है कि उनको सरकारी नौकरियों में, राज्य सरकार की नौकरियों में 10% क्षैतिज आरक्षण मिलेगा। तो एक बड़ा अचीवमेंट है राज्य आंदोलनकारियों का। जी, बहुत शुक्रिया, आपने विस्तार से जानकारी दी सुनील प्रभात। और अब आगे बढ़ते हैं, अगली खबर आपको बताते हैं। उत्तराखंड में निकाय और पंचायत चुनाव एक साथ कराने पर विचार हो रहा है। बीजेपी सरकार और संगठन के साथ ही जनप्रतिनिधि भी इस मुद्दे पर करीब करीब एक साथ खड़े नजर आ रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो नवंबर तक निकाय और पंचायत चुनाव दोनों संपन्न हो सकते हैं। उत्तराखंड में नगर निगम और निकायों का कार्यकाल दिसंबर 2023 में समाप्त हो चुका है।
तब से निकायों में प्रशासक तैनात है। इधर नवंबर में त्रिस्तरीय पंचायतों का कार्यकाल भी खत्म होने जा रहा है। ऐसे में बीजेपी संगठन और सरकार भी इस बात पर करीब करीब एकमत है कि दोनों चुनाव एक साथ कराए जाएं। इससे प्रदेश में 2-2 बार लगने वाली आचार संहिता से बचा जा सकेगा। बीजेपी संगठन के साथ ही शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने ये प्रस्ताव मुख्यमंत्री के सामने रखा है। मेरे द्वारा अनुरोध किया गया था हम एक साथ कराएं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसे बहुत गंभीरता से लिया था। और मुझे ये भी कहना है, बहुत से लोग आज इस बात को कह भी रहे हैं कि साहब हम सबका ये दोनों चुनाव एक साथ हो जाएं। और जहाँ तक मुझे जानकारी है कि मेरे प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी इसकी सहमति दी है। इन सब बातों पर विचार चल रहा है, क्योंकि जो भी राज्य के हित में निर्णय हो, निर्णय आएगा। इस पहल का जनप्रतिनिधि भी समर्थन कर रहे हैं। इससे प्रमुख तौर पर 2 फायदे होंगे। कम समय के लिए आचार संहिता लगने से विकास काम प्रभावित नहीं होंगे। दूसरा, वोटर्स की ओवरलैपिंग नहीं होगी। निकायों के वोटर निकाय में और पंचायतों के वोटर पंचायत चुनाव में ही वोट कर पाएंगे। और राज्य हित में यही होगा कि ये दोनों इलेक्शन एक साथ होने चाहिए और इस ओर राज्य सरकार को कदम उठाना चाहिए। इससे जो पंचायत की सरकार है और निकाय की सरकार है वो शुद्ध रूप से चुनी जा सकती है। अतः एक साथ इस चुनाव को कराना चाहिए। मेरा समर्थन इस बात को रहता है। निकाय और पंचायतों के बारे में चर्चाएं चल रही हैं कि दोनों चुनाव एक साथ कराए जाएंगे। मैं ऐसे फैसले का स्वागत करता हूं और इससे हमारे जो दिक्कतें आती थी पंचायत प्रतिनिधियों को नगर पालिकाओं में जो दिक्कतें आती थी वो दिक्कतें भी नहीं आएंगी और ये बड़ा स्वागत योग्य फैसला है। सरकार ने यदि चुनाव एक साथ कराए तो ये तय है कि निकायों के चुनाव भले ही समय पर ना हो पाए हो, लेकिन पंचायतों के चुनाव अपने तय समय पर जरूर हो पाएंगे। पंचायत चुनाव में ग्राम प्रधान के 7,795, जिला पंचायत सदस्य के 400 पदों के साथ क्षेत्र पंचायत और वार्ड सदस्यों के चुनाव होने हैं, जबकि निकायों में 11 नगर निगम और करीब 100 निकायों में चुनाव होने हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। 21 अगस्त से गैरसैंण में होने वाले मॉनसून सेशन में सरकार करीब 5,000 करोड़ के सप्लीमेंट्री बजट के अलावा 2 महत्वपूर्ण विधेयक भी पेश करने जा रही है। सरकार निकाय एक्ट में संशोधन विधेयक लाने जा रही है। अभी तक नगर निगम और नगर पालिकाओं में से 2 से अधिक बच्चों वाले के चुनाव लड़ने पर रोक का प्रावधान है, लेकिन जुड़वा बच्चा होने पर स्थिति स्पष्ट नहीं है। संशोधन के तहत जुड़वा बच्चों को एक ही संतान माना जाएगा। गैरसैंण सत्र में सरकार पब्लिक प्राइवेट प्रॉपर्टी डैमेज एक्ट विधेयक को भी रखने जा रही है। इसी साल मार्च में सरकार इस पर अध्यादेश लाई थी, जिसे अब विधानसभा से पास कराया जाएगा। राज्य के अंदर राज्य का अपना एक कल्चर है। राज्य के अंदर कहीं भी तोड़ फोड़ का, उपद्रव का, आगजनी का कोई स्थान नहीं है। इसलिए राज्य के अंदर कोई भी दंगा न करे, किसी प्रकार से उपद्रव न करे, तोड़फोड़ न करे, सरकारी संपत्ति, निजी संपत्ति को नुकसान न पहुंचाए। इसके लिए दंगा रोधी कानून हम पहले जो है उसको लेकर आए थे, अब उसको एक्ट के रूप में विधानसभा में ला रहे हैं। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में आज तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। 21 अगस्त को कुमाऊं के 5 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बागेश्वर, अल्मोड़ा, चंपावत, नैनीताल, उधम सिंह नगर में तेज बारिश की चेतावनी दी गई है। अल्मोड़ा मुख्यालय से सिर्फ 6 किलोमीटर दूर सिमतोला से भुल्यूड़ा के लिए सड़क का निर्माण पिछले 4 सालों से चल रहा है, लेकिन पीडब्ल्यूडी 4 सालों में सिर्फ 1.5 किलोमीटर तक पहाड़ काटकर ही सड़क काट पाया है। अब पीडब्ल्यूडी ने वन विभाग को पेड़ों के काटने के लिए पत्र लिखा है, जबकि कई गांवों को जोड़ने वाले रास्ते और पानी की लाइनें भी टूटी हैं, जिसकी वजह से ग्रामीण परेशान हैं। किशन जोशी हमारे साथ अल्मोड़ा से लाइव जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। किशन, लंबे वक्त से यहाँ पर
दरकार है कि पहाड़ काटकर जो सड़क बननी है वो बन जाए, लेकिन अभी तक ये मुकम्मल नहीं हो पाया है। क्या वजह है इसके पीछे और क्या कहता है प्रशासन, क्या कहते हैं अधिकारी, कब तक ये काम पूरा हो जाएगा? आज की तारीख चली है 2021 में लॉकडाउन में ग्रामीणों में जब सड़क नहीं बन रही थी तो खुद काटना शुरू किया था। उसके बाद जो है 2.5 किलोमीटर सड़क जो है सब्जी बेल्टे लोड़ा के लिए स्वीकृत हुई और 1.5 किलोमीटर कटने के बाद उसे जो है सड़क को काटना बंद कर दिया और सड़क का काम खत्म हो गया है। 3 साल से अधिक समय बीत चुका है। ग्रामीणों के रास्ते पूरी तरह से टूटे हैं, पानी की लाइनें टूटी हैं, लोग अपने घरों तक समय से नहीं जा सकते, न जानवरों को इधर से उधर ले जा सकते हैं, न बीमार व्यक्ति को जो है मुख्यालय तक ला सकते हैं। लेकिन अब जब ये लोक निर्माण विभाग के अधिकारी से पूछा तो उनका कहना है कि वन विभाग के साथ संयुक्त निरीक्षण होगा कि पेड़ों को कितना काटते हैं। जब पेड़ों की स्वीकृति ही नहीं मिली थी, जब सड़क के लिए विधिवत स्वीकृति नहीं मिली थी तो सड़क का कटान कैसे हुआ? जब सड़क का कटान हो गया तो 1.5 किलोमीटर काटने के बाद 1 किलोमीटर सड़क क्यों रोकी गई? ये बड़ा सवाल है। ग्रामीण परेशान है कि मुख्यालय से सिर्फ 6 किलोमीटर की दूरी के जब ये हाल है तो लोग जो है दूर दूर गाँव के क्या हाल हो रहे होंगे। आप इस बात का अनुमान लगा सकते हैं कि लोक निर्माण विभाग किस तरह से गंभीर हैं गाँव की सड़क बनाने के लिए। अधिकांश स्थान तो ऐसे हैं लोग जो है सड़कों के अभाव में पलायन कर चुके होते हैं, उसके बाद जो है गांव तक सड़क पहुंचती है। जी ना, ठीक है किशन जोशी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। विकासनगर में दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर बड़ा लैंडस्लाइड हुआ है। बारिश की वजह से पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा सड़क पर आ गया, जिसकी वजह से रोड पूरी तरह से बंद हो गई। भूस्खलन की वजह से सड़क पर काम करने वाले पीडब्ल्यूडी विभाग का एक कर्मचारी भी फंस गया था, जिसके एसडीआरएफ की टीम ने उसे बाहर निकाला। फिलहाल हाईवे को खोलने का काम जारी है। आराम से आशिक इनको आगे रख। चक्राता कालसी मोटर मार्ग पर जजरेड का बोल्डर लगातार लोगों के लिए खतरा बना हुआ है। 27 जुलाई को हुई बारिश के दौरान सड़क से करीब 300 मीटर ऊपर एक बड़ा बोल्डर अपनी जगह से खिसक कर पहाड़ी पर अटक गया, जो किसी भी समय लुढ़क कर सड़क पर बने पुल को ध्वस्त करके तबाही मचा सकता है। वहीं अब बोल्डर को केमिकल से तोड़ा जाएगा। बोल्डर को तोड़ने के लिए क्रेकामाइट नाम के केमिकल का इस्तेमाल किया जाएगा। बोल्डर में छेद करके केमिकल का पेस्ट डाला जाएगा। पेस्ट लगाने के 20 घंटे के भीतर छेद में बनने वाली गैस से बोल्डर में दरारें आएंगी, जिसके बाद बोल्डर को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाएगा। पुल के ढहने की भी संभावना है, तो सबसे पहले ब्रिज प्रोटेक्शन काम किया जा रहा है ताकि किसी भी तरह से पुल को नुकसान ना हो और इसके साथ ही जो चट्टान है, बोल्डर है, उसका भी निस्तारण किया जा सके। पिथौरागढ़ में चाइना बॉर्डर पर मौजूद सिनला पास को ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया कि 1962 के चीनी हमले के बाद ये पहला मौका होगा जब इस बॉर्डर में बड़े स्तर पर साहसिक खिलाड़ियों का जमावड़ा लगेगा। ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित होने से इस इलाके में पर्यटन को भी 4 चांद लग सकते हैं। देखिए, चाइना बॉर्डर के करीब 18,000 फीट की ऊंचाई पर इस बार देश भर के साहसिक खिलाड़ियों का जमावड़ा लगेगा। व्यास और दारमा घाटी के बीच मौजूद सिमला पास पर 2 सितंबर से ट्रैक ऑफ द ईयर का आगाज होना है। कैलाश पर्वत के करीब गुजरने वाले ये ट्रैक रूट सिमला पास को पार कर वेदांग पहुंचेगा। 31 किलोमीटर का ये ट्रैकिंग रूट में पूरी तरह उच्च हिमालय रेंज से गुजरेगा। रूट पर जाने वाले ट्रैकरों को गौरी और पर्वत कुंड के साथ ही पंचाचूली और नंदा देवी के दीदार भी हो सकेंगे। ट्रैक ऑफ द ईयर पूरे 2 महीने के लिए चलेगा। सिंगला पास को जो है ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। तो इसमें इसका शुभारंभ जो होगा 2 सितंबर 2024 से 15 नवंबर 2024 तक यह ट्रैक का आयोजन किया जाएगा। इसमें हमारे देश से, स्टेट से, जनपद से कोई भी टूर ऑपरेटर जो ग्रुप लेके आएंगे। ट्रैकिंग में जाने वाले एक दल में कम से कम 10 और अधिकतम 20 सदस्य ही होंगे। व्यास और दारमा घाटी को जोड़ने वाले इस रूट में प्रकृति ने अपना खजाना जमकर बिखेरा है। यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करता है। इस रूट पर एक दल को अपना सफर तय करने में 8 दिन का समय लगेगा। व्यास और दारमा घाटियाँ रोड से जुड़ गई हैं। ऐसे में अब आने वाले दिनों में यहाँ पर्यटन की अपार संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। यहाँ टूरिस्ट का आना जाना बढ़ेगा
यहाँ पर्यटक ज़्यादा आएंगे। यहाँ पर्वतारोहण के लिए और रोहण के लिए बहुत सारी चोटियाँ हैं और इस इलाके में जो पर्यटन का जो कार्य अभी बहुत धीमी गति से चल रहा है, तो इस मोटर मार्ग के खुलने के बाद वो कार्य आपका बिल्कुल बहुत तेज गति से आगे बढ़ेगा। आदि कैलाश का एरिया होने के कारण इस इलाके को देश दुनिया में पहले ही पहचान मिल चुकी है। ऐसे में पर्यटन विभाग ने सिमला पास को ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित करके पर्यटन के साथ ही साहसिक पर्यटन की संभावनाओं के नए द्वार खोलने की कोशिश की है। ऐसे में अगर ये कोशिश सफल रहती है तो इसका फायदा बॉर्डर पर रहने वालों को जमकर मिलेगा। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। विकासनगर में जौनसार के बागना में एक सिरफिरे लड़के ने राह चलती लड़की पर तमंचा तान दिया, जिसके बाद वहां पर मौजूद लोगों ने लड़के को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। आरोप यह है कि एक तरफा प्यार के मामले में लड़का लड़की को कई दिनों से परेशान कर रहा था और लड़की ने जब इसका विरोध किया तो लड़के ने लड़की पर बीच बाजार तमंचा दिखाया और डराने धमकाने लगा, लेकिन वहां पर मौजूद लोगों ने लड़के के सिर से आशिकी का भूत उतार दिया। ये मामला एक लड़के को लेकर है, जिसमें कि लोगों द्वारा बताया गया कि एक लड़की जिसे कि लड़का परेशान करता था काफ़ी, जिसका कि रिश्ता हो चुका है, को लेकर आज आ रहा था, तो जिसने कि उसे एकांत में देखकर उतरकर उसको तमंचे की नोक पर, देसी तमंचे की नोक पर धमका रहा था, जिस बीच लोगों ने द्वारा उसे पकड़कर थाने ले आए, जिनके द्वारा बताया गया कि यह लड़का इसे परेशान कर रहा था और आज तमंचे की नोक पर उसे डरा धमका रहा था कि मुझसे बात कर ले या शादी करने के लिए जो भी कर रहा था, जिसमें कि आवश्यक कार्रवाई, वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सावन का 5वां और आखिरी सोमवार है। इस अवसर पर जलाभिषेक के लिए शिवालयों में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। श्रद्धालु गंगा समेत दूसरी पवित्र नदियों में स्नान कर भोले बाबा का जलाभिषेक कर रहे हैं। शिव भक्तों में शिव मंदिरों में देर रात से ही पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था। हर तरफ हर हर महादेव, बोल बम और ओम नमः शिवाय गूंज रहा है। इस साल सावन का अंतिम सोमवार बहुत ही खास है, क्योंकि आज 5 शुभ संयोग बन रहे हैं। सावन का आखिरी सोमवार पूर्णिमा तिथि पर पड़ रहा है और आज रक्षाबंधन का त्योहार भी मनाया जा रहा है।